अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास मेहमान हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद साहिबज़ादा काशिफ़ महमूद वासिफ़, जिनको ख़ास तौर पे आज हमने यहाँ पर बुलाया है प्रोग्राम घर याद रहे में। और ये वासिफ़ साहब के पैगाम को जो है वो तलबा और तालिबात में और यूनिवर्सिटीज़ में और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर ये ख़ास तसव्वुफ़ के पैगाम को, मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं, उनकी लेगेसी जो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की लेगेसी है उसको लेकर आगे चल रहे हैं। आज हम उनसे वासिफ़ साहब के हवाले से कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश करेंगे जो आप तक पहले शायद उस तरह ना पहुंची हो। तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत दिलचस्प होगा, जिसमें प्यार की, मोहब्बत की, सुकून की, अमन की, जो सूफिया का यह सारा पैगाम है उसकी बात होगी। तो आइए हम काशिफ़ महमूद वासिफ़ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह खैर से, बहुत शुक्रिया जी। काशिफ़ साहब, कुछ रिवायती बातें भी होंगी, लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़रा नई बातें हों, हट के हों, ताकि नाज़रीन तक आप वो बातें आपकी जाएं जो पहले कम गई हुई हों। आपने वासिफ़ साहब को घर में और अपने अज़ीज़ व क़रीब में कैसा देखा? हाँ, ये अच्छा है जी। वो ये देखिए, मज़ेदार बात यही है कि हमें सरकार वाले साहब महफ़िल में, घर में और रिश्तेदारों में एक ही नज़र आते थे। मतलब हमने नहीं देखा कि कोई बहुत फ़र्क है कि जी वो जो महफ़िल में बैठे हुए हैं वो कोई पोजिंग नहीं हो रही है, वहाँ नेचुरल थे वो ही नेचुरल घर में भी थे और उसी तरह से रिश्तेदारों में भी थे। लेकिन मैं इस पूरे शोबे में बड़ा ये हैरान होता था कि जिस कदर मसरूफियात थी ना आपकी, उसके दरमियान में भी ये रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकदारी बहुत बना के वो रखते थे। कहीं जा भी रहे तो रास्ते में कोई आया, घर चलो एक कप चाय का पीते चलते हैं यहाँ से, सलाम दुआ कर ली, उसके बाद आए। मेरी हम लोग गुलशन रावी में उस वक्त रिहाइश थी, फूफो मेरी रहा करती थी टाउनशिप में। उस वक्त टाउनशिप जाना ऐसे होता था जैसे आप किसी दूर दराज इलाके में, बहुत दूर दराज, और वो 100 रुपये का पेट्रोल लगा करता था जी उस वक्त। तो लेकिन हर दूसरे दिन जाना, फूफो के साथ थोड़ी सी लड़ाई भी होती थी, लेकिन फिर जाना, बल्कि दूध अंडे डबल रोटी लेके जाना। तो मोहब्बत नामा उनका जो था ना, रिश्तेदारों से भी बहुत ही आपने अजीज करके रखा है। और ये उनको शुरू से ही ये बात मिली कि रिश्तेदारों में, चाहे आप छोटे भी थे ना उम्र में, अगर मामू आपके बड़े थे और भी बुजुर्ग थे फैमिली में, लेकिन कोई बात को फाइनल या अथेंटिक करने के लिए या फैसला करवाने के लिए सरकार वाले साहब के पास ही आना है सबने। मतलब हमारा घर उस वक्त से ही ये था दरमियान में पिवट, जिसको कहना चाहिए पूरी फैमिली की, कि सब लोगों ने पंचायती थे। हाँ, पंचायत, कोई मामला है, कोई मैटर है तो वो सरकार वाले साहब के पास आना है और वहीं पे आके हल होना है। बच्चों के दाखिले के मसले, नौकरियों के मसले, शादियों के मसले, ज़मीनों के मसले, ये सारे भी साथ साथ चल रहे होते थे जी। ये बड़ी बात है कि एक शख्स का रुझान और मिलान किधर है और उसकी मंजिल क्या है, लेकिन इस तरह घरेलू ज़िंदगी में भी और ख़ानदानी ज़िंदगी में भी ड्यूटी है जी। ये देखें, आप समझे कि जिस तरह से रूहानियत एक ड्यूटी के तौर पे की या शौक के तौर पे की, इन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा कि ये, वरना लोग तो थोड़ा हो जाता है जी, फासला हो जाता है, वक्त की मजबूरी हो जाती है। तो लेकिन आपने किसी चीज़ को ना पैरेलल लेके चले, मिस मैनेज नहीं किया कि ये कहे कि जी ये छोड़ दिया या बच्चों का रुझान छोड़ दिया। आपको हर वक्त पता होता था कि मैं किधर हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है, कितनी देर के लिए गए हो, कितनी देर के लिए आना है, सब चीज़। मैं अगर जिस टाइम मैंने टाइम दिया ना कि जी मैंने आना है जी 7 बजे आना है, 7:10 होंगे ना तो सरकार वाले सब गेट पे खड़े होंगे। 10 मिनट किधर लगा के बताओ सही सी वजह। तो ये तवज्जो तो यही तो खासा होता है औलिया अल्लाह के, कि हर एक को अपनी तवज्जो में रखते हैं हम। बाज़ औक़ात पता भी होता है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कि जी पता, ये बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल सवाल दुरुस्त बात है कि पता भी होता था, लेकिन वो एक पर्दा भी रखते थे साथ में कि चल तो आप ही दस दे, खुद ही बता स्नूकर खेल के आया, गेम खेल के आया करके।
तो ये रहा है जी। लेकिन वो खूबसूरती के साथ उन्होंने रिश्तेदारी भी निभाई, घरेलू घर, ख़ानदान, बीवी, बच्चे, बड़े शौक़ से आपने सारा किया। अम्मा जी की जितनी भी शॉपिंग होती थी वो सरकार खुद फरमाते थे जाके। अच्छा। कपड़े तक उनके खुद खरीद के लाते थे। अच्छा। शौक़ से खरीद के लाते थे। तो ये बड़ा टाइम होता था इसके लिए, बड़ा काम होता था। तो लेकिन आप रखते थे हर चीज़ का बड़ा एक्यूरेट ध्यान रखते थे। वासिफ साहब की शख्सियत में एक और बड़ी ख़ास बात देखने में आती है कि कोई इस रास्ते का मुसाफिर हो, सलूक का मुसाफिर हो, लेकिन शायरी भी साथ बराबर चल रही हो। बहुत कम देखने में आया कि हैं मिसालें ऐसी कि दोनों रास्तों के मुसाफिर हों, लेकिन ऐसी शायरी भी है तो वो एक ख़ास मिजाज की और अपनी सतह की है। और नसर है तो उसमें इतनी जान है कि वो एक एक जुमला ऐसे लगता है कि एक जुमला एक कायनात है। आप एक दिस निकले, एक कायनात से निकले दूसरी कायनात में। ये वाकई ये बड़ी सही बात है आपकी। अच्छा, सरकार वाला साहब ने ना नसर लिखने से पहले शेर कहे, पहले शायरी शुरू की आपने। और वो कैसे शुरू की कि आपका टूर था इंडिया का, जैसे वो जाते हैं अजमेर शरीफ जाते हैं उस मुबारक पे सारे, तो आप उधर भी गए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पे आपकी दस्तारबंदी भी हुई वहाँ पर। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो आपने एक रात में 300 अशार लिखे। अच्छा। और उससे पहले एक शेर भी नहीं कहीं कहा था आपने। पहली दफ़ा में 300 अशार लिखे, एक रात में 300 अशार लिखे। लेके जब वो आपके सारे चाहने वाले थे वो बैठे थे, उन्होंने कहा जी मैंने भाई साहब तुसी ने कदे एक शेर नहीं किया, तो ये अशार उन्होंने कहा ये अशार है लेकिन। और वो अशार सारे ऐसे हैं कि पूरा ज़माना अब गुनगुनाता फिर रहा है उनको। अच्छा। ये वो तसव्वुफ पर थे। शब चिराग जो किताब है जी, शब चिराग, ये सबसे पहली शायरी शुरू यहाँ से की है तो इंतहा क्या हो गया। मैं तो बल्कि समझता हूँ जो शब चिराग के अंदर जिस तरह से आपने राज बयान किए ना, नसर आपने सिर्फ इन्हीं अशार की तशरीह की है, मुझे तो ऐसे लगता है। बिल्कुल, मैं यही अभी बात करने लगा था कि बाज़ औक़ात आप नसर में एक पूरा मज़मून जो कितने सफ़ात पर मुश्तमिल होता है, शेर की 2 मिसरों में वो बात आप कर देते हैं तो वो पैरेलल हो जाती है बात, और शेर फिर भी एक सतह पे जाके लगता है कि ये बड़ी बात है। आपका ना एक शेर है, वासिफ बहस अबस है अमीरो गरीब की। वासिफ बहस अबस है अमीरो गरीब की, जब तक अबूरे फ़लसफ़ाए खैर व शर ना हो। और ये एक शेर ले लें और आपका एक मजमून है अमीर गरीब। वो पूरा मजमून जो है ना वो इस शेर के दायरे में घूमता है कि जब तक आपको खैर शर का नहीं ना सही तरह से पता, तब तक आप किसी को अमीर नहीं कह सकते, गरीब नहीं कह सकते कि अमीरी की मयार क्या है और गरीबी का मयार क्या है। बिल्कुल है जी। एक ख़त आया सरकार वाला साहब को, तो आपने उसका जवाब लिखा और जवाब में कहा कि जैसे लोग लिखते हैं ना गरीब खाना अपने घर के साथ है ना जी ऐसे, तो आपने फरमाया कि किसी वजह से मैं अपने घर को गरीब खाना नहीं कह सकता। ये एक इसमें भी कोई राज की बात होगी कि वहाँ पे कौन ऐसा आया कि वो अब गरीब खाना नहीं राजी है, किसी की निस्बत ऐसी है कि वो अब गरीब खाना नहीं है जी। तो इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और बात से है। कहानी कहीं और से शुरू हुई है। और कामयाबी का जो तस्वर सरकार वाहिद साहब ने दे दी है वो ये जो एग्जिस्टिंग दुनिया की जो कामयाबी है इससे बिल्कुल ही हट कर है। आपने कहा उस शख्स की तारीफ मत करो जिसकी आकबत तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे पैसा क्या करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो शायरी जो थी ना आपकी वो बड़ी कमाल की। फिर जो वातुल वजूद पे वो नारे मस्ताना, मैं शोखी रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं सोज़ मोहब्बत हूँ, मेरा एक हकीकत हूँ, मैं अश्क नदामत हूँ, मैं गौहर यकदाना, मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ शहर में वीराना। क्या बात है। तो हर चीज़ में वो फिर जलवा करी। और फिर ख़ासा उनका रहा कि नात मुबारक, मन रानी का मुद्दा चेहरा, सूरत हक का आईना चेहरा, यही चेहरा निशाने वजहुल्ला, वरना रखता है क्या खुदा चेहरा। और फिर अपनी निस्बतों का जिक्र करते हुए कि मौला अली की मनकबत बेबहा लिखी है आपने, वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने भी बहुत सारी उसमें से पढ़ी है। वो मेरे मन की लगन अली मौला, राज़े खैबर शिकन अली मौला। और फिर
दाता हुजूर की निस्बत से, वो तो अभी दाता साहब के मज़ार पर भी आपने देखा कि वो पूरी स्लैब बना के वो लगाई हुई माशाल्लाह जी वो। और फिर हज़रत बाबा फरीद गंजे शकर पे भी आपने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है, जे दो जो दो अम्बिया गंजे शकर बाबा फरीद। तो वो भी हमने वहाँ पर एक स्लैब बनवा के तो आस्थाने पे वहाँ लगी हुई है जी इस वक्त। और फिर वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत अमीर सारे बुजुर्गों को जिनसे जहाँ से वो आप कहा करते थे कि मैं सुन्नी हूँ लेकिन मैं गुलिस्तान तरीक़त से निशाते रूह की कलियाँ चुनता रहता हूँ। बहुत अच्छे क्या बात है। वासिफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिरी तौर पर यहाँ किसी की बैत की थी? ये मुझे तो पता होना चाहिए था असूली तौर पे। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज की बात नहीं कह रहा। हाँ, एक वैसे आपको ट्रेंड बता रहा हूँ कि मेरे कोई पीर साहब हूँ, मैं कहीं बैत हूँ, तो कम से कम मैं अपने बच्चों को तो बताऊंगा ना तुम्हारा पीर खाना ये है। हम तक ये बात नहीं पहुंची। मैं उनके साथ कई आस्थानों की हाजिरियों पर गया हूँ, लेकिन जब वो बात आके खुली कि मैं खबर के दाम का दाम हूँ, मैं खिरत कदे का इमाम हूँ, मैं अली वली का गुलाम हूँ, उसी ताजदार की बात हूँ, मेरा नाम वासिफ बासफा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विरद अहमद मुश्तबा, मैं सदाबहार की बात हूँ। सरकार फरमाते थे कि जब आपका हो जाए ना कनेक्शन उधर, तो रास्ते में जितने भी हैं उन सबको सलाम ज़रूर पेश करें। तो यूं तो वासिफ एक ज़माने के फ़कीरों से मिला, आँख ने ताज़ा किया आकर यहाँ अपना वज़ू। और जहाँ किया वो हम समझ गए ना कि कहाँ बात हो रही है। जी हाँ, तो वासिफ साहब ने कहा है कि मैंने उसी से पैरेलल बात चल रही है, तो मैंने जनाब मौलाए कायनात के हाथ पर बैत की है जी। ये बात दुरुस्त है, उन्होंने कही है ये बात उनकी कही हुई है जी। क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा लोगों में है कि वो कहते हैं कि वासिफ साहब ने ये बात की है। लोग कई तो हमारे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं वासिफ शिया थे। मैं कह जी हम तो सुन्नी लोग हैं जी है, तो लेकिन वो मोहब्बत का वो मेयार जो मौला अली के साथ आपका है, फिर एक ख़ास निस्बत की बात है, वो ऐसे बात नहीं आती, जाहिर है। और नात में उन्होंने जो पंजाबी शेर ये कहा, मतलब कि मैं मनिया नाल यकीन दे, मैं वेख्या अखा नाल, ओदे हाथ घुंडी यासीन दी, ओदे घुंगर वाले वाल। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स ने ज़ियारत ना की हो वो कह ही नहीं सकता ऐसा मतला। आपकी क्या राय है इस बारे में? ये तो इसमें बड़ी राज की बातें हैं मौजूदी, और सरकार ने इसके अलावा भी इस मुलाकात का या इस बात का इजहार किया हुआ है कई दफ़ा निजी महफिलों में भी कि मुझे ये सादत मिली हुई है। तो शेर भी यही बता रहे होते हैं, हाँ, अशार भी यही कैफियत है, वारदात है, खाली शेरी उरूज पकड़ के उस पर बात नहीं की हुई। नहीं, अब वो आपको समझ आ जाती है कि फाइल वाली बात नहीं है, वो वाली बात ही नहीं है, जरा हट के बात है, ये हट के। वो देखे ना जी, अच्छा ये किताब थी शब चिराग, तो अशफाक साहब उस वक्त मेरे ख्याल है मरकज़ी उर्दू साइंस बोर्ड के चेयरमैन थे। तो उसका वैसे वो अपनी किताब लेके गए उनके पास कि जी ये मेरी शायरी की किताब है। उनके भाई थे ब्रिगेडियर इश्तियाक, वो सरकार वाले साहब के पास आया करते थे। अच्छा। तो उनके साथ मिलके फिर टाइम बना के अशफाक साहब के पास जाना है। और ये वाक़या अशफाक साहब ने खुद सुनाया हुआ है, हमारे सेमिनार में भी सुनाया हुआ है, निजी महफिलों में भी सुनाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि वाले साहब आए तो उस वक्त वो पैंट कोट वाला दौर था, वो बड़े नफीस पैंट, दिन में 3 दफ़ा पैंट कोट अपना चेंज करते थे। हाँ, ऐसे डेकोरम के साथ रहा करते थे ना कि, और स्मार्ट बॉडी, खूबसूरत, और तेज़ चलते थे, तेज़ बोलते थे। आपको पता है महफिल उनकी कितनी तेज़ गुफ्तार चल रही होती, स्पीड आ रही होती थी। बल्कि कहते थे वो तुम्हें ट्रेन के नीचे आके मरने का शौक है, कहीं और जाके तो वो अशफाक साहब ने जब वो देखा ना जी, उन्होंने कहा जी आप मुझे दे दें तो मैं पढ़ता हूँ। कहते हैं कुछ रोज़ बाद फिर वो ब्रिगेडियर स्टार ने दोबारा मुझसे पूछा जी आपने पढ़ लिया तो उसके ऊपर कुछ लिख दें। वो कहते हैं आप वाह सबको बुलाएं। कहते हैं वाह सब आए तो कहते मैं अंदरों को डिला ली। मैं क्या सही सी दसो तुसी कौन हो? उन्होंने कहा जी मैं वासिफ अली वासिफ हूँ, मैं मेरा कॉलेज है, मैं बच्चों को पढ़ा। उन्होंने कहते सही दसो तुसी कौन है? ये जो अशार लिखे हुए हैं ना, ये वो वाली रमूज नहीं जोड़े गए हुए,
ये वो तब आजमाई नहीं हुई हुई, ये वो फनकारियाँ नहीं की गई, ये नज़ूली कैफियत बयान की गई हुई है इसके बीच में। और ये औलिया अल्लाह का खासा होता है ये ख़ास, कि वो अपनी पूरी वारदात उसमें बयान हो रही है। वासिफ साहब के जो हमअसर लोग थे, इल्म अदब से जो लोग थे गहरे, उनमें वासिफ साहब की दोस्ती किससे ज़्यादा थी? इशफाक साहब से? असल में दोस्त मुझे मिले ही बड़े कम जी वैसे। ये आपने दो बातें इकट्ठी पूछ ली है एक ही बात में। वो बल्कि देखिए मेरे दोस्त हैं, मुझे पता है दोस्त कैसे होते हैं। तो हमें तो वासिफ का दोस्त नहीं कोई मिला आज तक। अच्छा। एक दफ़ा एक शख्स मुझे मिला जी। हम मोड़ समनाबाद पे ना वो खड़ी होती थी, फलों की रेड़ियाँ खड़ी होती थी, तो वहाँ से उतरे, आप फल लेते थे घर के लिए। मैं गाड़ी में बैठा था तो मैं देखा एक शख्स आया तो सलाम दो किया। तो थोड़ी देर बाद उसने ना ऐसे हाथ किया बस सबको, जैसे ऐसे सरकार ने आगे हाथ कर दिया। अब मैं बड़ा हैरान हूँ, ये तो कभी हुआ ही नहीं। सलाम हाथ में मिलाना बड़ा मुश्किल होता था। उनका इतना औरा था, इतना उनका वो जज्ब था कि लोग तो ऐसे अदब से सलाम करके तो बैठने वाले थे। मैं केड़ा बंदा जड़ा हाथे हाथ मार के गल करे। मैं तो निकला आके मैं पास आई खड़ा हो गया, मैं सलाम दो। वो कोई ना बहुत पुराने कॉलेज से भी पहले के दौर का वो कोई सरकार वैसा सबको जानने वाला। उसने कहा मलिक साहब, उस दौर में मलिक साहब कहा करते थे ऐसा। ओके मलिक साहब सेहत बड़ी कमज़ोर होगी थोड़ी। तो आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो एकदम मर जाते हैं, कुछ होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मरते हैं। फिर पता नहीं इसका उसको समझ आई कि नहीं आई। फिर उसने दूसरा सवाल साथ ही कर दिया। उन्होंने कहा जी आजकल कर की रहे हो? तो फिर आपने फरमाया कि जितने अंबिया औलिया कराम हुज़ाम आए हैं सबको रिज़्क़ की चक्की से गुजरना पड़ा है, हम भी गुजर रहे हैं। क्या बात है कैसी बात है। तो वो दोस्त हमें इस तरह का कोई मिला नहीं आपका कि जैसे मैं कहूँ कि अशफाक साहब से दोस्ती थी। अशफाक साहब ने तो जिक्र किया कि अपनी एक हमारे सेमिनार में कि कहते हैं वो जब महफिल होती है ना, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम फिज़िकल एजुकेशन वाला जो एरिया था, तो वहाँ पे अशफाक साहब ने कहा कि 1001 रात मैंने बादशाह साहब के साथ गुजारी है डेली। अच्छा। डेली महफिल होती थी और उसमें अशफाक साहब, तनिमजी साहब, अजमल साहब, मुमताज़ मुफ्ती साहब, शहाब साहब, ये सारे उस दौर के लोग हैं जो कुदरतुल्लाह शहाब साहब, ये सारे लोग उस महफिल में सरकार से सवाल पूछते थे, आप जवाब देते। तो अशफाक साहब रात की ड्यूटी उनकी होती थी, गाड़ी नहीं थी सरकार के पास, तो अशफाक साहब छोड़ने के लिए आया करते थे घर पे। वो महफिल रात को 1 बजे ख़त्म होनी, 1:30 बजे ख़त्म होनी, तो आपने 2 बजे घर आना, जाहिर सी बात। तो अशफाक साहब कहा किसी दिन ना हमें आपके घर से ना मार पड़ जानी है, जो इतनी लेट हमें छोड़ने के लिए आता ना, तो मुझे लगता है। कहते फिर एक दिन मैं छोड़ने के लिए आ रहा था तो वैसे साहब बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जी आपकी हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। अच्छा। अशफाक साहब ने कहा क्यों नहीं हो सकती आपके हमारे? अगर दोस्ती एक लेवल के लोगों से होती है, आप हमारे उस्ताद हैं, आपके साथ हमारी दोस्ती नहीं चल सकती। तो ये फ़र्क रहा है हमेशा से। सरकार वाला साहब की जब महफिल होती थी, आप ऐसे सोफ़े बैठते थे, कारपेट बिछाया गया था। पहले कुर्सियाँ थी, सारी कुर्सियाँ जैसे स्टूडेंट्स की लगी होती हैं, फिर एक दौर आया कि फिर कारपेट बिछा लिया गया। तो आप फरमाते थे कि देखो ये मेरा नहीं, मेरे इल्म का मर्तबा है कि मैं यहाँ बैठूँ और आप मुझसे सवाल पूछें। तो ये इसमें फिर वो दोस्ती को रही नहीं। नहीं, वो फिर बात ही बदल जाती है। पूछा कि जी आपके दोस्त? कहते हैं जो मेरे दोस्त थे ना, वो भी मेरे मोतक़िद बन गए, मैं क्या करूँ। दोस्ती वैसे रह नहीं गई। बानो कुदसिया साहिबा भी जो है वो, बानो आपा भी बड़ी इरादतमंदी का इजहार करती थी उनसे। जी करती थी। अपने गुफ्तगू में, अपने खुतबात में, वासिफ साहब के सेमिनार्स में भी देखने में आया। जी जी, और जैसे जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है उन्होंने, और कैसी कैसी बात की है उन्होंने। तो ये सारे अपनी अपनी सतह पे वो लोग हैं कि इनकी अपनी तहरीरों में और शख्सियात में एक सहर है। लेकिन वासिफ साहब के सहर में ये सब भी गिरफ्तार हुए। तो ये एक बड़ी ऐसी बात है कि वासिफ साहब ने इस दौर में
पूरा एक अपना तासुर छोड़ा है। और ये देखें कितना रिच एंड रिच दौर था ये वाला, कितने नाबगा असर किस्म की शख्सियात उस दौर में मौजूद थी। अब तो थोड़ा सा तहत रिजाल चल रहे हैं ना जी, लेकिन उस दौर में ये सारे कितने बड़े बड़े लोग थे जी। ये मुमताज़ मुफ्ती साहब, मिर्ज़ा अदीब साहब, मुन्नू भाई, इजाज बटालवी, जिया शाह, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे लोग, कैसे कैसे हीरे, और कैसे कैसे लिखते रहे हैं कि दुनिया में आज भी नाम है। वासिफ साहब की जो तसव्वुफ़ का जो रुख उन्होंने इख्तियार किया इस दौर में, ख़ास तौर पे जो पीरी मुरीदी का कॉन्सेप्ट रहा और आज तक रहा है, शुरू से चला आ रहा है, वासिफ साहब ने हट के काम किया है उससे। और आप ख़ास तौर पे वासिफ साहब ने तो किया, लेकिन जो ऐसे लोग गुजरे हैं आगे से जो उनकी जानशीनी इख्तियार कर रहे हैं और करते हैं, उनका रवैया बिल्कुल बदल जाता है। बाकायदा पीरी मुरीदी का जो कॉन्सेप्ट होता है, मुरीद आ रहे हैं, पीर साहब बैठे हुए हैं और नजराने आ रहे हैं, जायदादें बन रही हैं, ज़मीनें बन रही हैं, फिर बाद में सोसाइटी भी लॉन्च हो जाती है और फिर वो साढ़े भी बनवा दो यार। आपका रुझान नहीं है उस तरफ, इसकी नहीं, क्या वजह है? हमें घर से मिला ही नहीं चाहिए। देखिए एक बात है, जितने सच्चे पक्के औलिया कराम आए हैं ना, वो किसी मज़ार पे नहीं आए, उन्होंने अपना दीवा खुद ही बाला है। चाहे दरिया के किनारे बैठे हैं, चाहे वो कहीं पे बैठे हैं, जिस मकसद पे, जिस मनसब पे वो बैठे हैं, वो किसी की आड़ में नहीं बैठे। अपना एक बहादुर लोग है ना, तमाम मर्द लोग होते हैं, ये मर्दों वाला काम होता है कि अपनी शम्मा खुद जलाओ, अपने ज़ेर असर खुद लोग करो। तो सरकार वाजिद साहब ने भी वो मज़ार वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिया, बल्कि आपको ना ये अच्छा नहीं लगता था कि जो अब ये सारे मुस्तनद औलिया कराम है जितने हमारे इस सेंट्रल रीजन के बीच में जितने भी हैं, ये इनकी जब आगे औलादें हैं तो उनसे वो वाली बात आगे वैसे नहीं निकल रही जैसे उनके आबा व अजदाद से निकलती रही है बात सारी की सारी, इसलिए कि वो अब एक आड़ में आ गए। अब वो वहाँ पे वो वैसा साहब कहा करते थे, उनका एक शेर है कि खुद फरामोश तेरे अर्श को छू कर आए, ख्वाजगी जुब्बा और दस्तार से आगे ना बढ़ी। सुभान अल्लाह। वो कहते थे वो लोगों ने आपके हाथ चूम चूम के ना घसा दिए हैं और निकल कर आस्थानों से अदा कर रस्म शबीरी। आप कहते निकलो बाहर, अब आके इन लोगों से मिलो। और सरकार वाजिद साहब की एक बड़ी खासियत थी कि आपने अपने गिर्द कोई दीवार नहीं खड़ी की हुई थी, कोई मैनेजर कोई नहीं था, कोई नंबर 2 कोई नहीं था। अच्छा ये भी एक बड़ा खास बताते हैं बात, बहुत कुछ होता है जी। हाँ, वो एक ना परफ्यूम लगाते थे वैसा, उसका नाम था वन मैन शो। वो सब बड़ा वो हिट हुआ करता था वन मैन शो। तो मैंने कहा जी आप वन मैन शो ही क्यों लगाते हैं? कहते हैं इसलिए कि वन मैन शो है। एक बात तो बिल्कुल ठीक है, वन मैन शो है। कहते हैं देखो जिंदगी में अपना नंबर 2 कोई नहीं बनाना, हमेशा नंबर 2 नहीं नंबर 1 को मरवाया। इसलिए अगर कोई कहे ना कि वाजिद साहब का मैं नंबर 2 हूँ, देयर इज नो वन नीदर मी, कोई भी, वो खुद हैं, खुद उनका जलवा चल रहा है, उनकी बात चल रही है, उनके विसाल को 30 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है और बात दिन ब दिन आगे चलती जा रही है, फरोग चलता जा रहा है। और नहीं, जो नौजवान नस्ल है वो उनके जुमलों से, उनकी बातों से असर ले रही है। जी हाँ। अब बच्चे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं है एक शख्स को, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई ना कोई चीज़ सामने आती है तो मैं देखता हूँ एक बिल्कुल नए लड़के ने वो लगाई होती है कि, और ऊपर लिखा होता है कि वासिफ अली वासिफ साहब इस बारे में ये बात फरमाते हैं। तो कैसी अच्छी बात है ये, देखिए। और आपको इसका क्रेडिट इसलिए जाता है कि आप मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे उनके पैगाम को मुसलसल आगे लेके चल रहे हैं, उनके पैगाम को उनकी शक्ल में लेके चल रहे हैं। तो ये एक उनकी मेहरबानी है। आप उसमें जिस जैसे भी पिछली बात से वो ये बात मिल रही है कि आपने उसमें अपना सिलसिला जो आगे शुरू हो जाता है वो नहीं किया ना, आप उनके पैगाम कोई मुख्तलिफ बातों की शक्ल में। असल में सिलसिला बनाना पसंद नहीं था, उनको जमात साजी पसंद नहीं थी, वो ये करना ही नहीं चाहते थे। एक दिन किसी ने कहा कि हुजूर आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी? तो उन्होंने कहा हाँ रख लेनी चाहिए, बिजनेस अच्छा चल पड़ेगा।
तो शायद ये गुमान भी पैदा हो गया है इस वक्त कि ये वाला लिबादा ओढ़ लेने में ही जो है ना वो सारी बात छुपी हुई है, इससे बाहर भी बात सारी छुपी हुई है। लोगों का ये दाढ़ी पर से खुदा ना खास्ता यकीन उठ सा गया हुआ है। जो इस तरह का वो लिबास इख्तियार करके जो कुछ फिर कर रहे हैं, हालांकि ये सच्चा लिबास है। हाँ, इसमें कोई नहीं है, लिबास में कोई नहीं है। इतना सच्चा लिबास है कि झूठा भी पहने ना तो वो भी सच्चा कहलाना शुरू हो जाता है। यानी कि लिबास इतना सच्चा है, लेकिन वो जागों के तसर्रुफ में, ख्वाबों के नशे में बस। अभी जो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे मोतरजीन है, आज का जदीद दौर का जो दिमाग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। कौन वो मांगता है, लॉजिक मांगता है जी हाँ, कि आप इसका लॉजिक दें। वो दौर नहीं है कि अब बच्चे लड़के नए वो कहें कि ये हो गया बात, वो कहते क्यों हुई है, इसका लॉजिक दें। और जो इस सिलसिले के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं तसव्वुफ़ से, जो अब वो रसा है उनके, वो चीज़ दे नहीं रहे, तो मोतरजीन बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। इससे इसको कैसे बचाया जाए? ये देखें जी, ये करना ही होगा। जो जिन आबाओ अजदाद का जिक्र हो रहा है उन्होंने ही तो इस्लाम की गुत्थियों को सुलझाया जी। और वो उस दौर के जितने लोग थे उनके जहनों में जो गुत्थियाँ उलझती थी वो उन गुत्थियों को सुलझाते थे और आराम से अल्लाह और अल्लाह के हबीब के रास्ते में चला देते थे। अब इस दौर में वो ही सवाल मौजूद हैं, वही लोग मौजूद हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत नहीं मिल रही कि एतमाद किस पे करें। हाँ, सही बात है। तो वो ढूंढते ढूंढते जब व्हाट्सएप तक पहुंचते हैं, सर्च करते हैं, एक तो वो कहते हैं ना अज दिल खिज़त बर दिल रिज़त, कि सरकार व्हाट्सएप की बात दिल से निकलती है ना तो वो किसी को जाके हिट ज़रूर कर रही होती है। और वो ऐसा एक कहनी चाहिए कि बात की डायमेंशन ही बदल जाती है। आप फरमाते थे कि वो जैसे परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है, तो वो ख्याल ही अगर आपका बदल जाए तो सारे मामला ठीक होने शुरू हो जाते हैं। सरकार ने लोगों के ख्याल को हिट किया और वो इसी वजह से उनको सरकार वाले साहब की ज़ात पे भी यकीन है। क्योंकि अब ये सारे लोग जो थे ये अब आप समझते हैं अशफाक साहब, हनीफ रामे साहब, एजाज बटालवी साहब या मुन्नू भाई, ये किसी मुल्ला के हत्थे चढ़ सकते थे? वो खुद बहुत बड़े बाबे हैं सारे। हाँ, ये आपकी इस बात से मुझे बात याद आ गई। डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब साहिब फराश थे, तो उनसे मुलाकात के लिए मैं, अब्बू और शाह साहब, मंजूर कौनैन साहब और सैयद ज़बीर मसूद हम गए। बिल्कुल आखिरी दिन थे उनके, शायद ये हुजूर व सुरूर के दिनों की बात है। तो उनसे मिलना था, तो बात हुई तो वो कहने लगे मैं वजीह सीमा इरफानी साहब का शागिर्द ये बैत हूँ, उनसे मैंने बैत की हुई है। तो अबू ने कहा कि ये उनका सबसे बड़ी करामत है कि उन्होंने डॉक्टर वहीद कुरैशी को मुरीद कर लिया। बड़ी बात है, वरना डॉक्टर साहब जैसा बंदा किसी का मुरीद होता है, किसी का आसानी से नहीं होता ना ऐसा। तो वो आपकी बात से मुझे याद आ गया कि वो इतने सालों पीछे की बात याद आई। आप वासिफ साहब का उर्स इतने सालों से करते चले आ रहे हैं और उसकी दिन हर आने वाले साल में एक नया रंग होता है और उसी जो असलाफ के तरीके से हो रहा है वो उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें उर्स पे देखने में नहीं आती। आते हैं लोग अकीदत से आते हैं, इरादत से आते हैं और बड़ा माहौल से आता है। उस चीज़ में भी आपने बाकायदा नज़्म ज़ब्त रखा हुआ है, समा होती है, बाकायदा महफ़िल-ए-नात होती है, सेमिनार होता है, पूरे उसके फंक्शन होते हैं। तो उसमें नौजवान नस्ल जो है वो हर आने वाले सेमिनार में पहले से ज़्यादा जाती है। जी हाँ, अब उस दौर में भी मुझे याद है कभी जब महफिल में कोई नौजवान आता था कि जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो वो आके जब अपनी तरफ से टेढ़े टेढ़े सवाल जब कर रहे होते थे ना तो आप बड़ा खुश होते थे और उनको एड्रेस करते थे कि ये नौजवान नस्ल कहते हैं यही तो हमारी असल खुराक है, इनको तो हमने ठीक करना है, ये हो गए तो अगली नस्ल खुद ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो वो उस दौर के जो नौजवान थे वो अट्रैक्ट हुए। इस दौर के नौजवान भी जब इस चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, देखिए हमारे माशरे में जैसे जैसे
वक्त बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत सारी आता है, चीज़ें बहुत अपने तौर पे पैदा होती जा रही है। हमारे वसाइल कम होते जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है, पैसे कट गए ने, बीमारियां बढ़ गई ने, क्लिनिक बढ़ गए ने, डॉक्टर छुरे बन गए ने, सारा कुछ चली जा रहा है। तो ये सारे कुछ हालात में कोई एक ऐसी आरामगाह तो होनी चाहिए कि जहाँ पे जाके बैठ के थोड़ा सुकून आपको मिले। वहाँ पे वो सरकार वाले साहब की बातों में उनको वो मिलता है। तो हमारा बस काम यही है कि जो हमारे पास वाले साहब की चीज़ें मौजूद हैं, हम उसको जितना सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं हम डाल ही जा रहे हैं। जो नई किताबें बना सकते हैं हम बनाई जा रहे हैं। जिस जगह पे मौका मिलता है हम जाके बात कर देते हैं। तो मुझे वो किसी बिलाल कुतुब के प्रोग्राम बैठा, उन्होंने कहा जी आप सब इतना बड़ा निज़ाम कैसे चला रहे हैं? मैं कहा जी इतना बड़ा निज़ाम है कि निज़ाम मुझे चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। क्योंकि ये हमारी भी लाइफ थोड़ी सी है। आप फरमाते थे 60 साल नहीं तो 70 साल, चलो एवरेज इसी को लगा लो। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो ये बात रजिस्टर्ड हो गई कि अब एवरेज साल तुम्हारी 63-64 साल ही है जी बस। तो इसको अगर तुम अगर तभी मौत को पहले ना हो जाए, इसको एवरेज रखो और सोचो कि इसमें तुमने 20 साल सोने में लगा दिए। 8 घंटे दिन के सोते हो तो 60 साल में से 20 साल तुम सोने में तुमने गुजार दिए। फिर कहते हैं तुमने इसमें से कुछ टाइम बेच दिया है नौकरी को, बिजनेस को। अब वो जो कहेंगे, चाहे तुम जज हो तो चाहे कुछ भी हो, वो टाइम तुमने सेल किया हुआ है। अब वो भी तुम्हारा गया टाइम। कुछ टाइम तुमने नहाने धोने में भी लगा दिया, कुछ नाश्ता करने में लगा दिया, कोई रिश्तेदारों में, शादियों में इधर उधर लगा दिया। गौर करो तुम्हारे अपने पास तो पीछे 2-3 साल ही हैं। अपने लिए भी तो कुछ कर लो, अपनी इस रास्ते के लिए भी कुछ कर लो, अपने शऊर के लिए कोई काम कर लो। तो वो सरकार वाले साहब जो है ना, ये इसके ऊपर देखिए, बाज़ औक़ात इज्तिमाई तालीम इनफरादी रिजल्ट पैदा कर रही होती है। तो सरकार वाले साहब इनफरादियत के ऊपर बहुत फोकस करते थे कि अगर एक इंसान ठीक हो, उसकी सराउंडिंग खुद ही ठीक होनी शुरू हो जाती है। एक ताश खेलने वाला बंदा अगर एकदम से ठीक हो जाए तो वो ताश की महफिल उजड़ जाएगी। सारी की सारी उजड़ जाएगी कि वो जो ऐसे हुण साडे काम दा नहीं रहा। तो वो ऐसे वो फिर आप एक बंदा अगर ठीक हो गया, उसकी सराउंडिंग, उसका दायरा ठीक हो गया, ऐसे दायरे मिलते जाएंगे तो माशरे की तरतीब बनती जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी कहानी। अब सरकार वाले साहब चाहते हैं ना अपने दौर में तो हजारों का मजमा इकट्ठा करके तो आप एड्रेस कर सकते थे। कर सकते थे। ये हमारे होते हुए बात होती रही है। उसमें मुझे याद है सऊदी अरब में होते थे डॉक्टर अहमद दीदात। उनका ये हवाला हुआ करता था कि वो चूँकि वो अहले हदीस तबका से थे तो उधर सऊदीया में वो एक बहुत बड़ा हॉल लेके तो सारा वो इंग्लिश में स्पीच किया करते थे। तो मैंने भी उस दौर में अपने बचपन में उनकी वीडियोस सुनी, देखी। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि जी क्यों ना डॉक्टर अहमद दीदात की तरह ये इस तरह से एक बहुत बड़ा हॉल लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल करता है आपकी महफिल में आए। तो लेकिन महफिल में 35-40 लोग, 45 लोग, इससे ज़्यादा आप बुलाते ही नहीं थे। आप कहते थे देखो ये जो तुम मेरे पास थोड़े से लोग बैठे हुए हैं ना, तुम मेरी बात सुन लिया करो और आगे जाके बता दिया करो। ये हमने इतना बड़ा, क्योंकि इतने बड़े हॉल में इनफरादी तरबियत नहीं हो सकती। मैं आपको बताऊं कि महफिल में जब वो महफिल हो रही होती थी तो सवाल एक का होता था, जवाब सबको जा रहा होता था। क्योंकि ये वो वाले सवाल भी उसमें हुआ करते थे जो अनस्पोकन थे। हमारी वो आयशा आपा थी, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, वो प्रिंसिपल थी होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की। तो सरकार की महफिल में खवातीन भी बैठा करती थी। तो भाई साहब ने कभी कहना क्या आप सवाल पूछें, तो कहती वैसे मुझसे कहते थे तो मेरे पास सवाल ही कोई नहीं होता था। तो मैं बड़ी शर्मिंदा सी होती थी कि मैं क्या पूछूं अब भाई साहब से। वैसे ही उनकी महफिल में बड़े बड़े दिमाग जो थे ना, वो जाके वो आप कहते थे चुपता ही सब बोलें, इशफाक साहब बोलें, कोई बात करें, सवाल, वो सारे खामोश होते थे। और अक्सर ये ऑडियो कैसेट में मौजूद है। आयशा ने कहा कि मैं ना एक सवाल मैंने सोच लिया कि आज महफिल में वाह साहब मुझसे पूछेंगे ना तो मैं ये सवाल सुना दूंगी। कहती वो महफिल हो गई, वाह साहब ने मुझे बुलाया ही नहीं महफिल में। अच्छा, मुझे कहा ही नहीं कि सवाल पूछो। कहती वो मैंने सवाल संभाल लिया कि चाहिए सवाल। अगली दफ़ा महफिल हुई तो वाह साहब ने कहा कि हाँ
पूछें सवाल। कहते मैं ठक से मैंने वो सवाल पेश कर दिया। आपने कहा बासी सवाल नहीं चलेंगे, ताज़ा सवाल लाओ। सवाल पहले से। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि उस महफिल में इस तरह से एक मुझे याद है, एक बिलाल साहब के घर महफिल हुई थी। उनके घर में वो था, माँ बेटी का आपस में छोटा सा इख्तलाफ जैसे घर में होते हैं। तो वालिदा ने कहा कि बेटी एक सवाल पूछना चाह रही है। वो मेरी एज फेलो थी वो बेटी जो थी, मैं उसे मतलब बीकॉम में होऊंगा या ऐसे। तो उसने कोई सवाल पूछा, आपने उसका कोई 5-10 मिनट का एक जवाब दिया। जवाब खत्म हो गया, आपने कहा अच्छा ठीक है आप बोलो सवाल कोई और। तो जो माँ थी उसने कहा कि वैसा लगता है आप बेटी का सवाल समझे नहीं। तो वैसे हमने ऐसे यहाँ पे गद्दी रखते थे, गद्दी उठा के ना तो दीवार पे जोर से दे मारी। आपने कहा पहले बेटी से पूछो क्या उसको उसके सवाल का जवाब मिला। उसने कहा जी मिला। आपने फिर महफिल में 8 बंदों को खड़ा किया नाम ले लेके, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, ऐसे। और कहा कि क्या तुम्हें भी तुम्हारे सवाल का जवाब मिला। यानी कि ये 10 मिनट उनसे उनके सवाल नहीं आए, लेकिन वो सवाल मौजूद होते भी थे तो उनके जवाब जा रहे होते थे। ये इल्हामी कैफियत या इल्हामी बात जो होती है ना जी, ये सिर्फ फ्लूक नहीं है। ये सारा कुछ ये पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम है ये सारे का सारा, और ये पूरी एक तरतीब के साथ चल रहा होता है। बस मेरी महफिल में सवाल भी मेरे होते हैं, जवाब भी मेरे होते हैं, बल्कि सवाल भी कहीं और से आते हैं, जवाब भी कहीं और से आते हैं। तो ये फिर नौजवानों के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये बढ़ने चाहिए, और वो मुझे तरतीब अब भी नज़र आती है। बड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुल्तान यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इन दोनों के MA उर्दू में तो दिल दरिया समंदर पढ़ाई जा रही है। बहुत अच्छे। तो बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी खुशाइन बात है जी कि नौजवानों तक ये कहीं बीज डालते जाएं। हमारा काम है माली दा काम पानी देना, हम बीज डालते जाएं, फेंकते जाएं चीज़ें ऐसे। कहीं ना कहीं पे कोई किसी दिल में जरखेज़ी होगी तो वहाँ पे बीज निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। और ये वाला जो खुशबूदार पौधा होता है जी, ये इससे आगे फैज़ बढ़ता है। आप फरमाते थे कि वो एक छोटा सा आपको वाक़या सुना दूँ। एक आप गए उर्स मुबारक पे, उधर मच जलता है, मच है ना, देखा है। तो आप जाके ना मच पे बैठ गए, बाकी दरवेश भी बैठे हुए थे सारे। उस दौर में दरवेशों के पास मच होता था, आजकल नहीं है, ठीक है। आप भी वहां जाके बैठ गए। अब वो जो साहब साथ गए थे उन्होंने कहा जी मैं साइड पे होके बैठ गया। मैंने कहा अभी भाई साहब उठते हैं, अभी उठते हैं तो हम चलते हैं, अभी उठते हैं तो हम चलते हैं। कहते भाई साहब तो 3 दिन उत्ते बैठे रहे मच पे। कहते 3 दिन के बाद उठे तो लाल सुर्ख उनकी आंखें, और वो सारा बबूद बना हुआ जो राख उड़ रही थी वो सर में जा रही थी, और बिल्कुल वो राख जैसे खुद भी बने हुए। तो आप उठे तो कहते मैंने कहा भाई साहब क्या मिला आपको यहाँ बैठ के, 3 दिन आप बैठे यहाँ पे। तो आपने कहा अच्छा बात सुनो, तुम भी तो मेरे साथ थे, 3 दिन लंगर पानी मिला, खाना। उन्होंने कहा जी मिला, चल रहा है, मिला है, लंगर पानी मिला है। आपने कहा अच्छा बताओ 3 दिन को गुनाह किए। उसने कहा जी मैं तो इंतजार में बैठा हुआ था कि अभी आप उठे तो अभी उठे। तो आपने कहा यही तो काम करते हैं ये लोग कि तुम्हें गुनाह से बचाते हैं। आपने कहा फकीरी बेज़रर होने से शुरू होती है और मनफियत बख्श होने पे मुकम्मल हो जाती है। बहुत अच्छे। तो ये सरकार वाले सब छोटे छोटे फकीर बना रहे हैं, मुझे पता है पक्का, कि वो उनसे लोगों को तकलीफ ना हो और उनसे लोगों को फ़ायदा हो। यही इस्लामी माशरा है, और ये काम वाले साहब चुपके से किए जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने मुझे बीच में थोड़ा सा ऐसे ही हिस्सा दे दिया है, तो हम भी बड़े खुश हैं इस पे, अपने नसीबी पे नाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि चलें कोई काम एक ही ईंटी से ही, चाहे जूतों में बैठने की जगह से ही, जो पूरे काफिले का रिजल्ट है ना वो उसका भी रिजल्ट है। नहीं आप बहुत कर रहे हैं। आखिरी सवाल, और फिर आखिर में एक हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। अच्छा जी।
वो करेंगे हम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। तो आखिरी सवाल ये कि तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में और ख़ास तौर पे वासिफ़ साहब के नज़दीक इश्क क्या है? हाँ, इश्क से पहले ना आपको एक मैं मोहब्बत की डेफिनेशन दे दूँ ताकि आपको इसका एंगल समझ में आ जाए। मुन्नू भाई ने एक दिन महफिल में सवाल किया था। मुन्नू भाई ने कहा, भाई साहब मोहब्बत क्या है? हालांकि इसके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, तो बड़ा कुछ बोला गया जी है। तो उन्होंने कहा जी वैसे मोहब्बत क्या है? तो हमने कहा मुन्नू भाई, मोहब्बत एक दूसरे की तरफ देखने का नाम नहीं है, मोहब्बत एक ही तरफ देखने का नाम है। वाह, अगर एक दूसरे की तरफ देखना तो फिर तो वो तो बार्टर सिस्टम हो गया ना पूरे का पूरा। हमें नहीं, ये एक ही तरफ देखने का नाम। और ये मोहब्बत जो है जब इस जगह पे पहुंच जाए कि आप पकड़ के लोगों को लाएं और अपने महबूब का तारुफ कराएं, तो फिर ये इश्क बनना शुरू हो जाता है। इश्क तो आग है बेसिकली। वो जैसे बाबुल शाह फरमाते हैं कि जिस दिल में इश्क की आग हो ना, तो वो कहते हैं कि ये जो चूल्हा है ना, ये मिट्टी का चूल्हा होता है। जैसे पुराने दौर में ना मिट्टी के चूल्हे, आपने कहा चूल्हा बंद भी हो ना, इसमें कीड़ा नहीं आता, उसको पता बंद भी हो सेक जरूर होगा इसमें। तो ये जो दुनिया के कीड़े हैं ना, वो फिर उस दिल में आ नहीं सकते, वो सड़ जाते हैं सारे के सारे। आग इश्क की जो है ना, वो जला देती है। ये बारगाहे हुस्ने दो आलम ना हो कहीं, ये बारगाहे हुस्ने दो आलम ना हो कहीं, है पासबां रकीब यहाँ क्यों रकीब का। तो ये बारगाहे हुस्ने आलम ही चल रही है सारी उनके लिए। तो यहाँ पे कोई रकीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब हबीब हैं। बल्कि आप कहते हैं जो गरीब है वो अगर हबीब है तो बस वही करीब है उससे, और क्या बात सही है। ये खुशनसीबी है उसकी। काशिफ साहब, इतनी बातें, इतने मौज़ूआत की हम गुफ्तगू करते जाएंगे, लेकिन वो सिमटने में नहीं आएगी। हाँ, बजा फरमाया। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, इतनी अहम बातें हुई और इतना कुछ डिस्कस हुआ। ऐसी बातें भी हुई थोड़ा मुख्तलिफ थी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपको हम दावत देंगे, तो आप तशरीफ़ लाएँ तो इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे। आखिर में रैपिड फायर। अच्छा, चलिए बिस्मिल्लाह। घर या घर से बाहर? घर। बेगम के हाथ का खाना या बाहर का खाना? घर का, चाहे अम्मा जी के हाथ का या बेगम के हाथ का। किताब या मोबाइल? दोनों। दोनों वाला नहीं ना, एक दोनों नहीं। एक ऑप्शन। अब तो मैं मोबाइल कहूँगा। मोबाइल। अब मैं मोबाइल कहूँगा। हालांकि खतरनाक बात है, मुझे पता है। गालिब या इकबाल? गालिब। चाय या कॉफ़ी? चाय। परफ्यूम या इत्र? परफ्यूम। बाय और बाय रोड? बाय रोड या बाय एयर और बाय रोड? बाय रोड। माजी या मुस्तकबिल? हाल, वैसे तो कहना चाहिए हाल ऑप्शन ही लेकिन मुझे माजी पसंद है। माजी। स्पोर्ट्स या सैर तफरी? स्पोर्ट्स। बाहर या खिज़ां? बाहर ठीक है, वैसे तो सर्दी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन चले बाहर और खिज़ां में से है तो बाहर अच्छी है। शोहरत या मायार? मायार। गज़ल या कवाली? गज़ल। गज़ल। गज़ल बहुत गहरी होती है। ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा? ईद उल फित्र ज़्यादा मुझे पसंद है। एक शादी या एक से ज़्यादा शादी? एक ही बड़ी है। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम घर जादरे से आप मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।